CI न्यूज़ के बजट विशेष में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम इस वित्तीय वर्ष के बजट की खास बातें प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए डालते हैं बजट की बारीकियों पर एक नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट प्रस्तुत कर साफ कर दिया कि केंद्र की मोदी सरकार की इस वित्तीय वर्ष में प्राथमिकताएं क्या हैं। सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए उन्होंने वर्तमान टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। लोगों को आस थी कि टैक्स में छूट की सीमा बढ़ेगी। कुछ जानकार तो इसके दोगुने तक यानी 10 लाख तक की आमदनी तक बढ़ाए जाने का विश्वास जता रहे थे। हालांकि बुजुर्गों के लिए राहत है। 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने से भी आजाद कर दिया गया है। एक और छूट है, पेंशन पर भी अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस राहत भरी खबर के चलते चलते ही एक ऐसी खबर आई है जो आदमी के लिए परेशान करने वाली हो सकती थी। दरअसल सरकार ने पहले ही आसमान छू रहे पेट्रोल और डीजल पर 4 रुपए का कृषि सेस भी लगा दिया है। लेकिन राहत की बात यह है कि आम आदमी से नहीं बल्कि कंपनियों से वसूला जाएगा, इसलिए इसका सीधा असर तो पड़ने की संभावना कम है। लेकिन फिर भी यह आशंका बनी हुई है कि कहीं पेट्रोलियम कंपनियां इसकी वसूली आम आदमी से दाम बढ़ाकर ना करने लगे। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बजट उम्मीदों से भरा है और इसमें देश को दूर तक ले जाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की तैयारियां दिखाई दे रही है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। स्वास्थ्य योजनाओं की समग्र जानकारी और संवाद के लिए इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू होगा। कुपोषण से बचाव के लिए मिशन पोषण 2.0 शुरू होगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1,48,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में खर्च किए जाएंगे। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे। साथ ही बायोसेफ्टी लेवल 3 की प्रयोगशालाएं भी शुरू की जाएंगी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 92,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो इस बार बढ़ाकर 2,35,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह वृद्धि 135% है। बजट में सरकार की दूसरी प्राथमिकता शिक्षा है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि शिक्षा पर वर्ष 2021-22 में 4.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता और स्तर बढ़ाने के लिए 15,000 आदर्श स्कूलों की स्थापना की जाएगी। इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना। इसे देश की जरूरतों के मुताबिक स्तरीय सैन्य मानव संसाधन तैयार करने के लिहाज से बहुत खास माना जा रहा है। लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की घोषणा भी शिक्षा के विस्तार की दिशा में अहम है। एक उच्च शिक्षा आयोग का गठन भी किया जाएगा, जिसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उल्लेखनीय माना जा रहा है। सरकार ने 4 प्रमुख राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2,27,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। खास बात यह है कि जहां पश्चिम बंगाल में सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, वहीं तमिलनाडु के लिए 1,03,000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इसी मद में असम में 34,000 करोड़ रुपए और केरल में 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसमें उल्लेखनीय यह है कि मुंबई से कन्याकुमारी तक 1100 किलोमीटर का कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा। सड़कों के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जहां सरकारी बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं रेलवे में सुधार और सुरक्षा के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीमा सेक्टर में सरकार विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% करेगी। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम में निवेश के लिए IPO लाया जाएगा।
सरकार इस बजट में स्क्रैप पॉलिसी लाई है। आपके पास पुरानी गाड़ी है तो फिर इस बजट से आप थोड़ा निराश हो सकते हैं, क्योंकि यह प्रावधान किया गया है कि 20 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ मान लिया जाएगा और वे सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे बहुत ही खास बताते हुए कहा है कि इससे 10,000 करोड़ का निवेश होगा और करीब 50,000 नई नौकरियां आएंगी। मोबाइल और लैपटॉप महंगे हो जाएंगे क्योंकि इन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। वहीं सोना चांदी में एक्साइज ड्यूटी कम करने से इनके दामों में अब और गिरावट देखने को मिलेगी। कॉटन के कपड़े भी महंगे हो जाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करने एमएसएमई सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ की राशि तय की गई है। यह पिछले बजट से करीब करीब दोगुनी है। बजट पर समाज के अलग अलग वर्ग के नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आइए जानते हैं बजट पर कौन क्या कहता है। बजट जब आएगा तो उन्हें कुछ राहत मिलेगी, उन्हें कुछ संबल मिलेगा कि आज वो अपनी रोजी रोटी के लिए और व्यापार उद्योग के लिए अपना जो है रोजी रोटी जो उनको मिलेगी, ऐसी कोई स्थिति इस बजट में नहीं है। पिछले एक वर्ष से जनता बहुत अपेक्षा के साथ सरकार का मुँह देख रही थी कि कुछ बहुत अच्छा सरकार करेगी इस बजट में। और चाहे नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बेरोजगार युवक हो, चाहे शिक्षा ग्रहण करने वाला हमारा छात्र हो, चाहे महिलाएं, बहुत अपेक्षाएं थी। एक साल से लोगों के धंधे पानी बंद थे, पूरा लॉकडाउन था, बहुत अपेक्षाएं लोगों की थी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि जो अपेक्षाएं लोगों की थी सरकार उसमें खरी नहीं उतरी है। तो पहला है स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें विशेष ध्यान देने की बात थी, जिसको सरकार ने शायद कहीं कहीं चूक कर गई है। वित्त बजट पेश किया गया, आम जनता को कहाँ तक फायदा कहाँ तक नुकसान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज ये जो बजट पेश किया गया है ये पूरी तरीके से आम जनता के एकदम विपरीत बजट है। आम जनमानस को इस बजट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। व्यापारी हैं, अभी जो बजट आया है उसमें आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? ये बजट व्यापारियों के लिए संपूर्ण तरह निराशाजनक है और इस बजट में हम जैसे जो मिडिल क्लास और छोटे व्यापारी हैं, हमारे लिए किसी भी प्रकार की कोई सहायता राशि और का प्रावधान नहीं बनाया गया है। कि बजट आज पेश किया गया है, तो शिक्षा जगत के लिए कितने फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है? ये नई जो शिक्षा इसमें आज के जो बजट में नई शिक्षा नीति पर एक बहुत अच्छी पहल की गई है और इसमें नेक के आधार पर जो निर्धारण किया गया है, इससे शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता में बहुत अधिक सुधार आएगा।